यहाँ पे आप जो फोटो में देख रहे हैं इसको कहा जाता है कंसील्ड बीम या हिडन बीम। तो देख लीजिए हिडन बीम और कंसील्ड बीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इसको कहां पे देना है, मान लीजिए एक बेडरूम का जो साइज है ना वो 15 फीट से ज्यादा हो गया, जो लेंथ है आपका लंबाई वाला, तो वहां पे हम लोग को हिडन बीम डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक बेडरूम के बीच में अगर आप एक बीम लटका दोगे देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना। बैल्कनी अगर आपका 3 फीट से कम का है तो वहां पे आप हिडन बीम दीजिए, ठीक है। 3 फीट से ज्यादा होगा तब तो आपको मेन बीम देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इस फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में अगर हम लोग ब्रिक वर्क करवा रहे हैं, उसका पोजीशन चेंज हो जाए तब हम लोग को ये हिडन बीम डालना होता है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, एक ब्रिक वर्क के ऊपर में ही हम लोग दोबारा ऊपर से ब्रिक वर्क ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ऊपर वाले फ्लोर में आप लोग को ये ब्रिक वर्क यहां नहीं चाहिए, यहां पे चाहिए, तो हम लोग यहां पे हिडन बीम को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी साइजेस क्या रख सकते हैं, सबसे पहला तो आपको जो स्लैब थिकनेस है, क्योंकि स्लैब के नीचे तो नहीं ले जाएंगे ना, जो स्लैब का थिकनेस रहेगा उतना आपको चाहिए। ये स्लैब का थिकनेस हो गया तो इतना तो आपको बीम का ये चाहिए ही, और ये कितना जाएगा, ये आपका 9 इंची जाएगा, ठीक है। अब रिंग इसमें जो डालेंगे हम लोग, अंदर में जो रिंग पहनाएंगे ना, 7 इंची में 3 इंची रख सकते हो, इसके हिसाब से 8 mm का सरिया डालना पड़ेगा रिंग के लिए, और 6 इंची सेंटर टू सेंटर पे आप डाल सकते हो, ठीक है। अब मेन बार की बात करें तो कम से कम आपको 12 mm सरिया 4 नंबर आपको डालना ही पड़ेगा। मतलब 1-2 तल्ले का अगर बना रहे हो तो मान लो आप 5-6 तल्ले तक जा रहे हो तो वहां पे आपको 16 mm का सरिया यूज करना पड़ेगा 4 नंबर, और उससे भी ज्यादा मल्टी हाई स्टोरीड बिल्डिंग आप बना रहे हो तो वहां पे आपको 20 mm का सरिया यूज करना पड़ेगा 4 नंबर। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है एक लाइक जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी लर्निंग स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिलिंग इंजीनियर के लिए कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो वहां पे एक सवाल बनता है IS 1200, इसका टोटल कितना पार्ट होता है। तो सबसे पहला सवाल ये हो गया, तो आपको बताना है 1 से लेकर 28 तक टोटल 28 पार्ट इसका होता है IS 1200 का। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि चलिए ये सब वर्क के लिए कौन सा पार्ट हम लोग फॉलो करते हैं। लाइन बाई 5 यहाँ पे लिया है, आने वाले वीडियो में और बताऊंगा। तो अर्थ वर्क जो हम लोग एक्सकवेशन वर्क करते हैं ना, उसका सारा तरीका वगैरह किस यूनिट में मेजर करना है, ये सब चीज किस में दिया हुआ है, पार्ट 1 में दिया गया है। पार्ट 2 में आपका मिलता है कॉन्क्रीट वर्क, उसके बाद पार्ट 3 में आपका मिलेगा ब्रिक वर्क को लेकर, पार्ट 4 में आपका आएगा स्टोन मैशिनरी को लेकर, पार्ट 5 में आपका आएगा फॉर्म वर्क को लेकर, यानी कि शटरिंग वगैरह को लेकर। शटरिंग का काम करवा रहे हो, कौन सा पार्ट को हम लोग को छोड़ देना है, जिसको बिलिंग में हम लोग को डिडक्ट कर देना है, मोड ऑफ मेजरमेंट मतलब स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर किस में मापना है, रनिंग मीटर किस में मापना है, किस चीज के लिए कितना मापना है, वो सब चीज आपको ये IS कोड में मिलता है। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है एक लाइक जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी लर्निंग स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साइट इंटरव्यू के लिए एक सबसे मेन पार्ट जो होल्ड करता है वो है कन्वर्जन फैक्टर। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको साइट पे काम करवाना, क्योंकि आपके मन मुताबिक वहां पे यूनिट रहेगा नहीं, आपको यूनिट को लेके कन्वर्ट करके आपको वहां पे चलाना पड़ेगा काम। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने 1 मीटर से सारे यूनिट को पकड़ा हुआ है, जो कि जनरली आपको बिलिंग पर्पज के लिए या काम करवाने के लिए लगता है। सबसे पहले 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा 3.28 फीट होता है, यानी कि 1 मीटर में इतना फीट, यानी कि 10 मीटर 5 मीटर मानेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे उतना फीट आपका निकल जाए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 1 मीटर में कितना इंच, तो ये होता है आपका 39.37 इंच। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, आपका ये आप याद रखिएगा, आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में आपका 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना यार्ड होता है, 1 मीटर में 1.09 यार्ड होता है। ये जितने भी मैंने बताए हैं ये सब 1 मीटर के लिए है, आपको जितने मीटर के लिए चाहिए आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है एक लाइक करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए रेगुलर अभी आप लर्निंग स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए। जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होता है उसका रेशियो क्या क्या होता है अलग अलग। मान लीजिए इसका ट्रिक होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है आपको। M25, M20, M15, M10, M7.5, M5 को सिर्फ एक याद रखना है। M25 का रख लीजिएगा 1:2। ये 1 क्या है मेरा, ये है मेरा सीमेंट, ये है मेरा सैंड, और ये 2 है आपका एग्रीगेट। तो M25 में क्या है, 1 पार्ट सीमेंट, 1 पार्ट सैंड, 2 पार्ट एग्रीगेट। अब यहाँ पे फंडा क्या है, देखिए ये 1 जो है ना ये सब में सेम रहता है, आपको सिर्फ सैंड वाला याद रखना पड़ेगा, और इसी का डबल हो जाता है एग्रीगेट। नहीं समझ में आया, देखिए M20 में ये 1 तो लिख दीजिए जो सेम है, यहाँ पे आपका 1.5, और इसको आप क्या कीजिए डबल कर दीजिए, यानी कि 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। M15 में ये 1 वापस से उतर जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, इसका डबल कर दीजिए वहां पे 4, ठीक है। M10 में देख लीजिए 1 सेम उतर गया, ये 3, इसका डबल कर दीजिए 6। 7.5 में ये 1, यहाँ पे 4 आता है, और ये डबल कर दीजिए 8। उसी तरीके से 5 में 1, ये 5, और ये आपका 10। कितना सिंपल है। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है, ऐसे वैल्यूएबल नॉलेज के लिए आप लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।
टाइम के साथ साथ IAS 456 में कुछ कुछ चीजें चेंज होती रहती है जिसको अमेंडमेंट में लाया जाता है। तो उसी तरीके से अमेंडमेंट नंबर जो 4 है IAS 456 का, उसमें कुछ चीजें चेंज हुई है। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना, उसको ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। तो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि बताइए ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कौन से ग्रेड आते हैं। आपको अब नया वाला ये जवाब देना है। ऑर्डिनरी कंक्रीट M10, M15, M20, स्टैंडर्ड कंक्रीट में आपका आता है M20 से लेके M60 तक। पुराने वाले में देखिएगा M55 तक था। पहले M60 आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हुआ करता था, लेकिन अब M60 आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट में होता है। तो अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहां से स्टार्ट है? M65 से लेके M100 तक। अमेंडमेंट से पहले ये M60 से लेके M80 तक ही था। और यहाँ पे उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना, वो कितना होगा, तो वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू वही होगा। M10 का 10 हो जाता है, M15 का 15 हो जाता है। ये अगर जाओगे IAS 456 के टेबल नंबर 2 में, जो कि पेज नंबर 16 में मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिक्स डिजाइन के दौरान जब हम लोग बैचिंग वगैरह करते हैं कंक्रीट की, तो उस समय एक फैक्टर बहुत क्रूशियल होता है। क्या? कि कौन सा जोन का सैंड हम लोग यूज कर रहे हैं उस कंक्रीट को बनाने में। इंटरव्यू में अक्सर आपसे ये पूछा जा सकता है। ऐसे हम लोग अलग अलग ग्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। जोन 2 भी यूज कर सकते हैं, जोन 3 भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट किसको माना जाता है? कंक्रीट पर्पस के लिए। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी हम लोग कंक्रीट बना रहे होते हैं उस समय जो भी जोन ऑफ सैंड अप्रोप्रिएट है उस कंक्रीट को अच्छा एक मिक्स बनाने के लिए, अच्छा एक स्ट्रेंथ देने के लिए, तो वो है आपका जोन 2। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, एज पर IAS कोड जोन 2 ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज क्लियर हुआ है। अगर आपको डिटेल वीडियो जानना है तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाकर जोन ऑफ सैंड फॉर डिफरेंट वर्क बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा लाइक करके, और ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए अभी आप लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सिविल वर्क में जब आप फिनिशिंग के लिए इंटरव्यू में जा रहे होते हो, तो वहां पे एक सवाल बनता है कि स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ पुट्टी क्या होती है। बहुत कोई को इसका जवाब पता होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि एज पर CPWD इसका आंसर क्या होना चाहिए। जनरल तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग पुट्टी को 2 कोट में करते हैं। पहला कोट आता है, उसके बाद हम लोग सैंडिंग करते हैं, उसके बाद आपका दूसरा कोट आता है। ठीक है, जो फर्स्ट कोट एज पर CPWD होता है वो आपका 0.5 से लेके 1 मिलीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड कोट जो होता है वो आपका और 1 मिलीमीटर आप मान लीजिए। यहां से जनरली जो सेकंड कोट होता है वो थोड़ा कम होता है। आपका जो पुट्टी का जो थिकनेस है वो आपका 2 mm मिनिमम होना ही चाहिए। वैसे जो रेंज करती है वो होता है आपका 2 mm से 3 mm। ठीक है, ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, नहीं तो पपड़ी बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम क्राइटेरिया आपका 2 mm एज पर CPWD होता है। एक्चुअल थिकनेस है वो आपके दीवार के सरफेस पे डिपेंड करता है। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है एक लाइक करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सवाल आप लोग का है यहाँ पर एक्सटर्नल प्लास्टर से लेके, लेकिन जो भी बात करेंगे एज पर CPWD करेंगे। क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल प्लास्टर क्या होता है। हम लोग जब भी CPWD को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जो एक्सटर्नल प्लास्टर का स्टैंडर्ड थिकनेस होता है वो होता है आपका 19 mm का। ठीक है, 19 mm, या बहुत जगह वहां पे 20 mm भी लिया गया है। अब इसका बाइफर्केशन कैसे है? क्योंकि हम लोग घर के बाहर जो प्लास्टर करवाते हैं वो डायरेक्ट एक बार में नहीं कर देते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट को अक्सर देखते होंगे कि एक बार में मार देता है, गलत तरीका है। हम लोग को अक्सर 2 कोट में किया जाता है। पहला कोट रफ कोट होता है, रफ मारते चले जाएंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट कोट। ये फर्स्ट कोट का स्पेशल नाम होता है, टेक्निकल नाम, वो भी बताऊंगा। और उसके बाद होता है आपका सेकेंड कोट। फर्स्ट कोट ऑलवेज आपका 12 mm का होता है। लास्ट में फिनिशिंग करेंगे वो सेकेंड कोट होगा, और ये आपका होगा 7 से लेके 8 mm का। फर्स्ट कोट को ऑलवेज टेक्निकल टर्म में कहा जाता है अंडर कोट, और सेकेंड कोट को कहा जाता है फ्लोटिंग कोट। याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है एक लाइक करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप अभी लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बिलिंग पर्पस के लिए अगर कहीं पे वैकेंसी निकली है और आप इंटरव्यू देने गए हो, तो वहां पे आपसे इंटरव्यू से पूछा जा सकता है कि जो हाफ ब्रिक पल होती है और फुल ब्रिक पल होती है उसको हम लोग किस मोड ऑफ मेजरमेंट में हम लोग बिलिंग करते हैं। समझ में आ गया? तो हाफ ब्रिक पल जो भी होती है वो हमारा होता है मीटर स्क्वायर में, हमेशा याद रखिएगा। और जो भी हमारा फुल ब्रिक पल होता है ना, उसको हम लोग बिलिंग करते हैं ऑलवेज m³ में। अब आपके मन में है कि हाफ ब्रिक पल फुल ब्रिक पल किसको बोलेंगे। एक ईटा को अगर हम लोग ऐसे बैठाएंगे तो ये होता है हमारा हाफ ब्रिक पल। देखा जाए तो एग्जाम्पल में आपका 4 इंची और मैक्सिमम आपका 5 इंची तक जो होता है ना, वो आपका बैठता है हाफ ब्रिक वॉल में। उसके बाद का जितना भी ब्रिक वॉल है सब आपका m³ यानी कि फुल ब्रिक वॉल में आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए अभी आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे भी फॉलो कर लीजिए लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को।
क्वालिटी कंट्रोल के इंटरव्यू के लिए गए हो तो वहां पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है क्या कि वेट ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब बताइए। जो कॉन्क्रीट क्यूब हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज करते हैं ना, जिसका साइज होता है आपका 150 mm 150 mm बाई 150 mm। एक कॉन्क्रीट क्यूब है जिसमें आपको तीनों साइड 150 mm 150 mm और 150 mm है, ठीक है। इसका आपको वजन निकालना है। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 8.1 kg। अब ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, जो कि आपको वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, ये 0.15 ठीक है। ये जो आंसर आएगा ये आपका आएगा क्यूबिक मीटर में, यानी कि एम क्यूब में। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2400 से, जो कि आपका पीसीसी का यूनिट वेट होता है। तो पर एम क्यूब कटेगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका केजी में आएगा। देखिएगा 8.1 kg आपका आएगा। तो जनरली 8.1 kg होता है, लेकिन डेंसिटी जो है वो कम ज्यादा होती है कॉन्क्रीट की, तो ये वेरी कर सकता है एक्चुअली साइट पे। तो अगर आपको डिटेल जानना है इसके बारे में तो वेट ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब आप लिख के बाय लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, आपको बड़े वीडियोस मिल जाएंगे, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।